दोस्तों मैं हूं राज ओडेल। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि एमपीयू के बारे में। एमपीयू जो कि हम लोग टरबाइन का स्पीड को सेंस करने के लिए हम लोग एमपीयू का यूज करते हैं, जिसको मैग्नेटिक पिकअप यूनिट कहते हैं। ठीक है ना। आज मैं एमपीयू के बारे में कुछ बेसिक चीज़ और कुछ चीज़ कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि एमपीयू एक्चुअल में एमपीयू होता क्या है, एमपीयू का अंदर में क्या क्या पार्ट्स रहता है और उसका क्या काम है, और एमपीयू जो गियर रहता है आरपीएम गियर का, गियर से क्या चीज़ को सेंस करता है और कैसे हम लोग एक टरबाइन आरपीएम को डिजिटल वैल्यू डीसीएस में देख रहे हैं या डिस्प्ले में डिजिटल वैल्यू कैसे कन्वर्ट होकर आ रहा है, कि एक्चुअल में एमपीयू ऐसा क्या चीज़ को सेंस कर रहा है कि जो आरपीएम को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर में जानकारी लेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे कि एमपीयू का कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें कितना फ्रीक्वेंसी रहता है, इसका रेजिस्टेंस कितना रहता है, एमपीयू को कैसे फिटिंग किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और स्टार्टिंग में दोस्तों इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले बेसिक चीज़ पता रहना बहुत ही ज़रूरत है। उसके बारे में आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। एमपीयू और पर सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी दे रहा है, कितना पल्स जनरेट कर रहा है, ये चीज़ पता रहना बहुत ही ज़रूरत है। हम लोग नॉर्मली इतना ही चीज़ हम लोग को पता रहता है कि एक टरबाइन है, इसका आरपीएम कुछ भी हो सकता है, 10,000, 8,000, 6,000 इतना आरपीएम है, और ये आरपीएम सेंस करने के लिए एमपीयू का यूज हो रहा है। इतना चीज़ सभी को पता है। लेकिन एमपीयू होता क्या है और एमपीयू कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या इसमें कौन सा वैल्यू मिल रहा है कि जो वैल्यू को एक डिजिटल वैल्यू में जो आरपीएम में कन्वर्ट कर रहा है। क्योंकि एमपीयू यहाँ बैठ के 1 2 3 4 करते हुए काउंटिंग तो नहीं करता है, उसको कुछ सिग्नल मिलता है। उसी सिग्नल को एक कैलकुलेशन से या कन्वर्जन से क्या करता है, वो उस सिग्नल को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके गवर्नर में, डीसीएस में या डिस्प्ले में शो होता है, जिसको हम लोग कंटिन्यू रूप में मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है ना। हम बात करेंगे मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। दोस्तों एमपीयू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर है जो कि टरबाइन का रोटेशनल गति को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। एमपीयू क्या करता है कि टरबाइन का रोटेशनल गति जो है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों जो एक एमपीयू रहता है, एमपीयू एक पासिव सेंसर है। कौन सा सेंसर है? पासिव सेंसर। पासिव सेंसर है एक एमपीयू। ठीक है। पासिव सेंसर का मतलब होता है ये वर्क करने के लिए कोई भी बाहर का सप्लाई का जरूरत नहीं होता है। कोई भी यहाँ पे इनपुट सप्लाई एसी हो या डीसी हो, कोई भी सप्लाई का जरूरत यहाँ पे नहीं होता है। एक क्या है, एक पासिव सेंसर है, एक खुद अपना एक वोल्टेज जनरेट करता है और उस जनरेट वोल्टेज को, उस सिग्नल को क्या करता है, आउटपुट करके देता है। मतलब एक सेंसर है, एक एमपीयू है, उसमें कोई भी बाहरी सप्लाई का जरूरत नहीं है। एमपीयू भी बहुत कई तरह तरह का रहता है। कोई कोई एमपीयू में डीसी का सप्लाई का भी जरूरत होता है, लेकिन जो हम लोग टरबाइन में जिस एमपीयू को यूज कर रहे हैं वो एमपीयू क्या है, एक पासिव सेंसर है, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सप्लाई देने का जरूरत उसको नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है, एक पासिव सेंसर है। इसलिए दोस्तों एमपीयू पासिव सेंसर है, तो ये खुद का वोल्टेज जनरेट करता है, ये अपना वोल्टेज खुद जनरेट करता है। और वो जो जनरेट हो रहा है एसी वोल्टेज जनरेट करता है, और एसी वोल्टेज को क्या करते हैं, उस सिग्नल के रूप में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ले रहा है, उस सिग्नल को क्या करता है, आउटपुट करके देता है सिस्टम में, जो कि डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट होता है। पर दोस्तों एमपीयू देखिएगा तो एमपीयू के अंदर में जो चीज रहता है, एक क्या रहता है, एक परमानेंट मैग्नेट रहता है। जो ये है क्या है, एमपीयू का परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट के साथ में आगे जो ये बीच का पार्ट है, ये क्या है, पोल पिन है, और पोल पिन का चारों ओर में साइड में क्या रहता है, पिकअप कॉइल। एक कॉइल यहाँ पे लपेटा हुआ रहता है इसमें। ठीक है ना। चारों साइड में क्या रहता है, एक कॉइल लपेटा हुआ रहता है। किसमें? एमपीयू में। एमपीयू के अंदर में क्या चीज देखने को मिल रही है हम लोग को, एक परमानेंट मैग्नेट मिलेगा और पिकअप कॉइल मिलेगा और पोल पीस मिलेगा, या पोल पिन इसको बोल सकते हैं, जहां पर कॉइल ऐसे लपेट के रखा हुआ रहता है। ये जो टिप देख रहे हैं यहाँ पे, पोल पीस का टिप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे रहता है। कहाँ पे? ये टिप में। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है। जैसे जैसे एक गियर, ये वाला पोल पीस जो है इसका या एमपीयू का सामने गियर जाएगा, और क्या होगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है। कभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो कभी घटता है। ठीक है। जब एक गैप में जाएगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, फील्ड घटेगा, फिर ट्रेथ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है दोस्तों एमपीयू में,
इस टाइप का सिग्नल आउटपुट करके देता है। जब तीथ का नज़दीक जाएगा एमपीयू, उसका सिग्नल मिलेगा, फिर तीथ गैप आया नहीं मिला, फिर तीथ आया, फिर सिग्नल मिला। ऐसे होते हुए क्या होता है, एक सिग्नल आउटपुट होता है। हम लोग आगे जाके इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों और टर्बाइन में देखिएगा तो नॉर्मली जो रहता है 5 एमपीयू देखने को मिलता है ना, 5 एमपीयू। आप देखिएगा आगे जाके तो नॉर्मली 5 एमपीयू लगा हुआ रहता है। और ये 5 एमपीयू का अलग अलग काम है। क्या काम है? 2 एमपीयू जाता है दोस्तों अपना कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए। मतलब कि 2 एमपीयू का जो काम है एक्चुअल में क्या करता है, एक गवर्नर में डीसी में जो शो करता है आरपीएम, वो क्या करता है, आरपीएम को देखते हुए स्टीम का फ्लो कंट्रोल करता है, कंट्रोल वाल्व को डिमांड देता है इस आरपीएम के थ्रू। और 3 एमपीयू रहता है जो कि ओवर स्पीड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग 3 एमपीयू यूज करते हैं। 3 एमपीयू जाता है, 3 को मॉड्यूल में वहाँ पे 3 एमपीयू का यूज होता है। ठीक है, 1 2 3 एमपीयू यहाँ पे यूज हुआ ओवर स्पीड प्रोटेक्शन के लिए, और 2 एमपीयू, 1 एमपीयू गवर्नर में जाएगा, 1 एमपीयू डीसीएस में जाएगा। और इसका जो लॉजिक बनता है ट्रिफ लॉजिक, ठीक है। और इसका ट्रिफ लॉजिक देखिएगा तो दोस्तों इसका ट्रिफ लॉजिक जो है कि वोटिंग सिस्टम में बनता है। अगर मेरा 1 एमपीयू खराब हो गया, 4 एमपीयू ओके है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 2 एमपीयू खराब हो गया, 3 एमपीयू ओके है, सही है। अगर इसमें दोस्तों 3 एमपीयू खराब हो गया, 2 एमपीयू सही है, तो टर्बाइन ट्रिप हो सकता है, ठीक है ना। ये लॉजिक के ऊपर डिपेंड रहता है किस तरह का लॉजिक बना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी तरह काम करेगा, हर एक चीज़ दोस्तों लॉजिक में डिपेंड रहता है। जो लॉजिक बनता है दोस्तों, अब बहुत कुछ सोच समझने के बाद लॉजिक बनता है। लॉजिक बनने से पहले दोस्तों हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि ऑपरेटर से क्या क्या गलती हो सकता है, उस टाइम में भी क्या है सेफ्टी के लिए हम लोग लॉजिक देंगे, प्लस इस मेरा सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और उससे सिस्टम को डैमेज होने से पहले ही कैसे बचाएं। हर एक चीज़ सोचने के बाद एक लॉजिक बनाया जाता है, ठीक है। लॉजिक क्या बनता है, नॉर्मली इसका लॉजिक देखिएगा तो वोटिंग सिस्टम में बना हुआ रहता है। मतलब कि 2 आउट ऑफ 3, इसका जो लॉजिक देखिएगा तो 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक इसमें बना हुआ रहता है। कि दोस्तों हम लोग ने 3 एमपीयू ओवर स्पीड के लिए यूज किए, 2 एमपीयू अपना जो भी था कि गवर्नर को दोस्तों गवर्नर या कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए आरपीएम बताने के लिए हम लोग यूज किए कि जो स्टीम का फ्लो कंट्रोल करेगा। 3 एमपीयू हम लोग ओवर स्पीड के लिए काम किए, जो इसके लॉजिक की जरूरत है नॉर्मली 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक, ठीक है ना, जो कि वोटिंग सिस्टम में काम करता है। दोस्तों अभी हम लोग अब ये चीज़ पता करेंगे एमपीयू कैसे काम करता है, ठीक है ना। अभी देखिएगा ध्यान से कि क्या होता है दोस्तों, टर्बाइन में क्या होता है, आरपीएम गियर रहता है, ठीक है। आरपीएम गियर रहता है, आरपीएम गियर के जस्ट सामने ही बहुत नज़दीक हम लोग एमपीयू को फीड करते हैं। वो ये जो एक आरपीएम गियर है, जो एमपीयू देखिए, दो बीच में जो गैप मिल रहा है ना यहाँ पे, ये जो गैप, ठीक है, वो गैप, ये वाला बीच का गैप, इस गैप को बोलते हैं एयर गैप। एयर गैप कहते हैं इसको। जो गैप दिखाई दे रहा है एमपीयू का और गियर का तीथ का बीच का, इसको बोलते हैं एयर गैप। जो एयर गैप जो रहता है दोस्तों नॉर्मली 0.5 से लेके 1 mm एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतना क्या है एयर गैप रहता है एमपीयू का। एयर गैप का मतलब है कि एमपीयू इस गियर का तीथ से कितना डिस्टेंस में है, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग एक एयर गैप देते हैं। एयर गैप किस लिए देते हैं, इसके बारे में दोस्तों कैलकुलेशन करके देखेंगे आगे जाके, उसके बाद मैं और समझाऊंगा बढ़िया से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं एयर गैप। अभी बेसिक चीज़ ही समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो एयर गैप रहता है 0.5 से 1 mm ए नॉर्मली रहता है, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। अभी देखिएगा दोस्तों यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ, टर्बाइन शाफ्ट हैज आरपीएम गियर व्हील। जो शाफ्ट है यहाँ पे आरपीएम गियर व्हील रहता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो गियर व्हील है, यहाँ पे टोटल जो दांती दिखाई दे रहे हैं ना, तीथ, इसमें तीथ या टूथ, जो तीथ है यहाँ पे मान लीजिए 16 तीथ है, ठीक है, 16 टूथ है, यहाँ पे 16 दांती है। यहाँ पे टोटल तीथ कितना है इसका, 16 है, ठीक है ना। अब 16 टूथ है यहाँ पर, तो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 16 टूथ है मतलब जब एक रोटेशन पार करेगा टर्बाइन, जब एक टर्बाइन शाफ्ट एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये एमपीयू से 16 टूथ पास होके जाता है। जो एमपीयू लगा है यहाँ पर 16 दांती पास होके जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, और एमपीयू इज प्लेस्ड वेरी क्लोज द गियर,
ये जो गियर है इससे एमपीयू बहुत क्लोज में लगा हुआ रहता है, जिसका गैप रहता है 0.5 से 1 mm। तो जब ये गियर रोटेट करता है तो क्या होता है, प्रत्येक दांती सेंसर पास होता है एक कंप्लीट रोटेट के बाद। मतलब कितना दांती पास किया सेंसर से, 16 दांत। क्यों, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा था, यहाँ पे 16 दांती था मेरा गियर में, ठीक है, एमपीयू का जो आरपीएम गियर है उसमें। उसके बाद क्या करता है कि सेंसर जनरेट्स अ पल्स, मतलब सिग्नल, ठीक है ना, मतलब इज टू पास द सेंसर, मतलब एक दांती सेंसर से गुजरता है, सेंसर से पास होता है तो वन पल्स ए सिग्नल देता है, ठीक है ना। कि दोस्तों सेंसर मतलब क्या करता है, एक सिग्नल, एक पल्स, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है जब इसका सामने से ये दांती गुजरेगा, किसका सामने से, एमपीयू के सामने से, वन सिग्नल। मान लीजिए पल्स क्या होता है दोस्तों, पल्स का मतलब है व्हेन वन टूथ पास, एक दांती एमपीयू पास होगा तो वन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, यही क्या था, पल्स था। सो वन टूथ बराबर वन पल्स होता है कि एक टीथ यहाँ से पास करेगा तो वो एक पल्स सिग्नल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और आरपीएम हम लोग कैसे देख रहे हैं, मतलब जब यहाँ 16 पल्स है क्या होगा दोस्तों, जब एक कंप्लीट रोटेशन पार कर रहा है तो एक क्या दिया दोस्तों, एक रोटेशन बराबर कितना दे रहा है कि एक कंप्लीट रोटेशन में अगर क्या है 16 टीथ यहाँ पे है तो 16 पल्स ये क्या कर रहा है, ए सिग्नल दे रहा है। दोस्तों इस चीज़ में क्लियर हो जाएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, जो ए एमपीयू है बिल्कुल गियर का सामने लगा हुआ रहता है, जिसका गैप रहता है 0.5 से 1 mm, जिसको ईयर गैप कहते हैं। जब एक दांती, एक गियर एमपीयू के सामने से गुजरता है तो वन सिग्नल एमपीयू देता है, ठीक है, वन पल्स वहाँ पे जनरेट होता है एक दांती में। यहाँ कितना दांती है टोटल, मान लीजिए 16 है, 16 दांती है, मतलब जब एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो ये 16 पल्स जनरेट करेगा, मतलब 16 इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये देता है, कितना में, एक रोटेशन में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ दोस्तों, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे धीरे धीरे, अब आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कि एक होता है आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में टोटल कितना बार ये रोटर रोटेट किया उसको आरपीएम कहते हैं। और दूसरा होता है आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये रोटर कितना बार रोटेट कर रहा है, टोटल रोटेट कितना हो रहा है एक सेकंड में, वो क्या है, आरपीएस है। अगर एक बार कंप्लीट रोटेशन में इसका 16 पल्स मिल रहा है तो एक सेकंड में टोटल कितना रोटेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन करके निकालना है। उसके बाद हमको पता चलेगा कि पर सेकंड इसमें कितना पल्स मिल रहा है, कितना पल्स जनरेट कर रहा है, वही पल्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में यहाँ पे कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये आउटपुट दे रहा है, या एक कितना पल्स यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, कितना पल्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। उस चीज़ को जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नॉर्मली तो सभी को पता है एमपीयू आरपीएम को सेंस करता है, इस चीज़ में ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों अब हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है ना। दोस्तों अब मैं ये चीज़ बताऊँगा कि और एमपीयू जब हम लोग फिटिंग करते हैं ना, थोड़ा बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जब हम लोग एमपीयू को फिटिंग करते हैं तो एमपीयू को बिल्कुल ही ये गियर है ना, तीथ का सामने लेके जाना है, उसके बाद एमपीयू को ऊपर से लगाना है, और जो तीथ का सामने स्टार्टिंग में बताऊंगा कि एमपीयू को टाइट करके बिल्कुल तीथ का पास तक आप लेके आइए। उसके बाद क्या कीजिए, आप एमपीयू को ऊपर से टाइट किए, धीरे धीरे घुमाएं उसको, और तीथ का पास ले आए, तीथ में हल्का टच हो गया। उसके बाद एक फील्डर गेज लेके आए। फील्डर गेज का साइज़ देखिए आपको कितना mm यहाँ ईयर गैप लगाना है, 0.5 से लेके 1 mm के बीच में, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। हो सकता है आप 1.2 भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपना ज़रूरत के हिसाब से देखते हुए, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो ईयर गैप रहता है 0.5 से 1 mm के बीच में रहता है। अगर आपको मान लीजिए अब आपको यहाँ पे लगाना है 90 mm का ईयर गैप देना है, 0.90 mm का ना। जब आप 0.9 mm का ईयर गैप देना है तो क्या कीजिएगा कि यहाँ पे उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के थोड़ा ऊपर लेके आइएगा, यहाँ पे फिलर को यहाँ पे रखिएगा, फिलर गेज को कितना का
0.9 का mm का। और उसके बाद एमपीयू को बिल्कुल टाइट कीजिएगा और फिलर के साथ में जो गैप मिल रहा है, गैप टाइट मिलना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जब आप फिलर को टाइटली आगे पीछे मूव करके देखिए और एमपीयू का और टीथ के बीच में जो फिलर था टाइटली आगे पीछे मूव हो रहा है तो ठीक है। यहाँ पे ऊपर में एक चक नट लगा हुआ रहता है या लक नट उसको बोलते हैं। उस लक नट को फुल टाइट कर दीजिए बिल्कुल कि वाइब्रेशन से भी एमपीयू हिलना नहीं चाहिए। अगर एमपीयू हिलेगा, गैप डिस्टर्ब हो गया तो आरपीएम का वैल्यू गलत दिखाएगा, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल इसको करेक्ट ये तीथ के सामने ही ले जाके इसको फिटिंग करना है कभी भी। अगर आप लोग मान लीजिए तीथ का गैप यहाँ था, गैप में ले जाके एमपीयू को रख दीजिएगा, सेट कीजिएगा, क्या होगा जब रोटेशन करेंगे एमपीयू तोड़ फाड़ देगा, टूट जाएगा। इसीलिए तीथ या दांती को बिल्कुल एमपीयू के सामने लेके जाना है। फिलर गेज को यहाँ पे लगाना है, लगाकर आपको कितना एमएम का एयर गैप देना है उतना ही एमएम का एयर गैप का हिसाब से बिल्कुल ऊपर का लक नट को टाइट कर देना है तो एमपीयू यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एमपीयू फिक्स होने के बाद उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कीजिए कितना वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। नॉर्मली रेजिस्टेंस है जो 220 ओहम इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है ये रेजिस्टेंस का, ठीक है, एमपीयू का। और इसमें लगभग आता है 150 से लेके 220 ओम्स के बीच में जो रेजिस्टेंस मिलेगा तब भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो 140 ओम रेजिस्टेंस आएगा तब भी करता है, ठीक है। लेकिन 150 से लेके 220 के बीच में ही रेजिस्टेंस यहाँ पे आना है। और जो यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल रहा है, सिग्नल वोल्टेज बिल्कुल ऐसी वोल्टेज मिलता है, कम मिलता है वोल्टेज। वो वोल्टेज जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेगा तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आरपीएम आप बढ़ाते लेके जाएगा तो इसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका पल्स बढ़ रहा है ना, आरपीएम बढ़ा रहे मतलब इसका पल्स बढ़ रहा है। पल्स क्या होता है इससे पहले मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ। अभी हम लोग दोस्तों ठीक है, हम लोग एमपीयू को फिट कर दिए। अब हमको ये चीज़ पता चलना है और हम लोग ये चीज़ को समझना चाहते हैं कि मेरा एमपीयू कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और उस फ्रीक्वेंसी को फिर कैसे आरपीएम में कन्वर्ट कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ पता रहना चाहिए, रियल डाटा है ना। इस टरबाइन का रियल डाटा पता रहना चाहिए जहाँ पे गियर तिथ, इस गियर में टोटल कितना तिथ लगा है और उस टरबाइन का स्पीड कितना है, रियल स्पीड, वो चीज़ आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। कितना उसका रियल स्पीड है, कितना हम लोग सेट कर दें उसका स्पीड, वो दो चीज़ पता चल गया तो हम लोग अब ये चीज़ पता कर सकते हैं कि ये अपना एमपीयू कितना पल्स जनरेट कर रहा है या कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, इसमें कितना फ्रीक्वेंसी बन रहा है, वो चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आरपीएम को सबसे पहले आरपीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आरपीएस का फॉर्मूला रहता है आरपीएस इक्वल टू आरपीएम डिवाइडेड बाई 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड रहता है। मान लीजिए अगर 1 मिनट में मेरा टरबाइन का स्पीड 10,778 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आरपीएस में लेके जाएंगे ना कि पर सेकंड उसका कितना आरपीएस है, मतलब पर सेकंड का रोटेशन उसका कितना है टोटल। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, आरपीएम डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो पर सेकंड का। पर सेकंड में जो मेरा टरबाइन है कितना रोटेशन कर रहा है 1 सेकंड में, वो 179 ना, और 179.63 के बाद में जो भी आ रहा है वो टोटल लिखना होता है कैलकुलेशन के लिए, तभी करेक्ट आपका आरपीएम पता चलेगा, ठीक है। मतलब मेरा टरबाइन 1 सेकंड में 179 रोटेशन कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। मतलब जब 1 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो इसमें 16 दांती है तो कितना पल्स सिग्नल दे रहा है, 16 पल्स एक रोटेशन में। लेकिन वो 1 सेकंड में 179 रोटेशन हो रहा है तो वो कितना पल्स दे रहा है, कितना पल्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो चीज़ हमको अब पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट कर दिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चीज़ पता कर रहे हैं कि इस टरबाइन कितना फ्रीक्वेंसी, ये एमपीयू कितना फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दे रहा है, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन करके अभी देख रहे हैं क्या किया। उसके लिए आरपीएम को सबसे पहले आरपीएस में कन्वर्ट किए, जिसका आरपीएस आ रहा है कितना आ रहा है 179.63, ठीक है। अब आगे हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करेंगे, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा अपना कितना तीथ है टरबाइन में और उसका आरपीएम कितना है, ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़िएगा। अभी हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आरपीएस इंटू तीथ, या तो इसका दूसरा भी फॉर्मूला रहता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आरपीएम इंटू तीथ
डिवाइडेड बाई 60। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप आरपीएम कितना है 10,778 आरपीएम है, इनटू 30 कितना है 16 है, डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिएगा तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। लेकिन हमको समझना है इस तरह से इस फार्मूला में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज है। हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में वहाँ पे कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वहाँ पे बन रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आरपीएम को सबसे पहले आरपीएस में लेके गए, उसके बाद इनटू 30 कर दिए, कितना 30 है, ठीक है, जिसका आरपीएस था 179.63 और उसका 30 है 16, जिससे दोनों को कैलकुलेशन करके देख रहे थे कितना आ रहा है कि 2874 हर्ट्ज आया। इतना फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब एक सेकंड में यहाँ पर इतना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है कौन, एमपीयू। एमपीयू से जो आउटपुट सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ पर इतना सिग्नल आउटपुट मिल रहा है एक सेकंड में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जब कि एक सेकंड में इतना फ्रीक्वेंसी यहाँ आउटपुट हो रहा है, ठीक है। अब ये आरपीएम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है तो देखेंगे, तो आरपीएम का फॉर्मूला है ना, हाउ डिसियस शो आरपीएम, इतना तो ये एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी दे रहा है। आरपीएम क्या है, पर मिनट का रोटेशन है ना, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। इसीलिए हम लोग आरपीएम का फॉर्मूला है फिर फ्रीक्वेंसी इंटू 60 डिवाइडेड बाई 16। फ्रीक्वेंसी क्या है 2874 है इंटू 60, ये तो पर सेकंड का था, ठीक है ना। आरपीएम मतलब पर मिनट है, इसीलिए 60 यहाँ आया। और नीचे जो 16 है ये क्या है, ये 30 है, ठीक है ना। ये क्या है, ये 30 है, वहाँ पे कितना 30 लगा हुआ है 16 30 है। तो इसीलिए दोस्तों जो आरपीएम शो करेगा डीसीएस में कितना करेगा 10,778 आरपीएम आपका डीसीएस में शो करेगा। ये वैल्यू में ओनली एग्जांपल के लिए ही दिया हूँ दोस्तों, और आपका प्लांट का हिसाब से सेम वैल्यू को यूज़ करके आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, क्योंकि डीसीएस में जो भी वैल्यू आता है हर एक वैल्यू कैलकुलेशन से ही आता है। डायरेक्ट कोई भी यहाँ वहाँ पर 1 2 3 4 करते हुए काउंट करके हुए कोई भी कुछ भी सिस्टम वहाँ पे नहीं बैठता है। ओनली कोई भी वहाँ पे हम लोग लगाए हैं तो वो सेंसर है, वो सेंसर क्या करता है, सेंस करता है, डिटेक्ट करता है। उस सेंसर सेंस करने के बाद में कैलकुलेशन का ही मेथड से, कन्वर्जन से ही, कन्वर्जन कन्वर्ट होते हुए वो आरपीएम में कन्वर्ट होकर डीसीएस में शो अप करता है। अगर हम लोग यहाँ किस में देख रहे थे, फ्रीक्वेंसी में, है ना, कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, कितना सिग्नल मिल रहा है, कितना पल्स पर सेकंड में ये बना रहा है, उसी हिसाब से क्या कर रहा है एमपीयू अपना डीसीएस में आरपीएम को शो अप कर रहा है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे तीथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए पूरा और मैं तीथ को बढ़ा दिया, ठीक है, तीथ और मैं तीथ बढ़ा दिया, तीथ बढ़ा दिया, जब यहाँ पे मैं तीथ का बढ़ा दूंगा 16 था 32 कर दूंगा या और भी बढ़ा दूंगा, इसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे अगर 1 तीथ पास कर रहा है तो 1 पल्स उसका मिल रहा था, मतलब क्या होता है यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंक्रीज होगा, जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा था वो भी इंक्रीज होगा, और आरपीएम का वैल्यू भी इंक्रीज होके ही दिखाएगा जिस इसका कंडीशन था, जिस हिसाब से इसका सेट किए थे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कौन सा एमपीयू यूज़ कर रहे हैं, उस टरबाइन का आरपीएम कितना है उसी हिसाब से उस टरबाइन का आरपीएम गियर में कितना तीथ देना है, एक डिजाइनिंग के ही टाइम में सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही उसको डिज़ाइन किया जाता है। जो एक एमपीयू है, और देखिएगा कि एमपीयू का जो वर्किंग प्रिंसिपल रहता है कि फैराडे लॉ में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल पे काम करता है। और देखिएगा तो एयर गैप क्या है, एयर गैप का मतलब होता है दोस्तों कि डिस्टेंस बिटवीन एमपीयू टिप एंड गियर टिप, मतलब एमपीयू का जो टिप और गियर टिप है 20 का जो डिस्टेंस है वो एयर गैप है, जो नॉर्मली 0.5 से 1 mm के बीच में रहता है। और फंक्शन ऑफ एयर गैप देखिएगा तो इनसाइड एमपीयू, एमपीयू के अंदर में देयर इज अ मैग्नेट प्लस कॉइल, यहाँ पे एक मैग्नेट है और एक कॉइल है, ठीक है, लपेटा हुआ कॉइल रहता है, और वोल्टेज इट जेनरेट इन द कॉइल, और इस कॉइल में वोल्टेज जनरेट होता है। क्योंकि जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है दोस्तों, ठीक है ना, जैसे जैसे टिप्स का सामने जाएगा, जैसे मान लीजिए एक सेंसर इस टाइप का सिग्नल आउटपुट करके देता है, इसका, ठीक है ना, साइन वेव माने सिग्नल, ऐसी सिग्नल, जब तीथ बीच में गैप मिल गया एमपीयू का तो यहाँ पे सिग्नल नहीं है। जैसे एमपीयू के सामने तीथ का सामने
एमपीयू गया या एमपीयू के पास तीथ गया तो सिग्नल एक पल्स मिलेगा, फिर गैप पे पल्स नहीं मिलेगा, फिर तीथ के सामने एमपीयू के सामने तीथ पहुंचा एक पल्स मिला, फिर गैप में नहीं मिला, मतलब गैप तीथ, इसको ऐसे समझ लीजिए। इसी तरह इसका सिग्नल आउटपुट होकर जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो मैग्नेट का चारों साइड में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। जब ये क्या है, यहाँ पे पोल पीस है, ये पोल पीस या पोल पिन भी मैग्नेट से टच है, तो यहाँ भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लोहा के कांटेक्ट में जाएगा तो ये दोनों तो अच्छा दोस्त है ना, इसीलिए क्या होगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्ब हो जाता है। जब यहाँ सामने जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब दूर हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इसी चीज़ को ये सेंस करता है, जिससे जैसे जैसे आरपीएम बढ़ाएंगे या तीथ का नंबर बढ़ा देंगे, 16 था उसको 32 कर देंगे, तब भी यहाँ पे वोल्टेज जनरेट ज़्यादा होता है। जैसे आरपीएम बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसको इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स को एक इंडक्टर या यहाँ पे जब ये रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कॉइल है तो कॉइल में वोल्टेज जनरेट होता है। उस वोल्टेज के साथ में क्या क्या मिलता है, अपना एक फ्रीक्वेंसी भी मिलता है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखें कितना फ्रीक्वेंसी मिल रहा था यहाँ, और उस फ्रीक्वेंसी को फिर कैसे आरपीएम में कन्वर्ट हो रहा था, उस चीज़ को भी हम लोग देख चुके हैं। और ईयर गैप दूर रहेगा तो सिग्नल नहीं मिलेगा, आरपीएम 0 भी दिखा सकता है, आरपीएम का वैल्यू गलत दिखाएगा। और ईयर गैप या एमपीयू ज़्यादा तीथ का सामने लेके आएंगे तो क्या होता है दोस्तों, एमपीयू और दोनों एक आपस में टकराव हो सकता है। जब टरबाइन हीट रहता है तो थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन भी होता है, जिस वजह से दोस्तों कि एमपीयू डैमेज होने से हम लोग बचाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ईयर गैप देते हैं, ईयर गैप को मेंटेन करके रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और एमपीयू के बारे में आप लोग को नॉलेज मिल गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को ये चीज़ तो पता ही था कि एमपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है, नॉर्मल चीज़ पता था। लेकिन जो मेनली जो कैलकुलेशन के बारे में बताया हूँ, उस कैलकुलेशन को आप लोग जो फार्मूला है 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग लिख के रखिएगा और कैलकुलेशन करते हुए देखिएगा। ये चीज़ नॉर्मली समझ में आना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें वो चीज़ को हम लोग को समझ में आना बहुत ही ज़रूरत है। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब किस टॉपिक में वीडियो बना के लेकर आऊँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसी टॉपिक में वीडियो बना के आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ।